गुड मॉर्निंग। आज अपन स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनामिक्स। सबसे पहले अपने पास होता है कि थर्मोडायनामिक्स का मतलब क्या है। थर्मो का मतलब हमारे पास क्या होता है, हीट, और डायनामिक्स का मतलब हमारे पास क्या होता है, मोशन। इसका मतलब थर्मोडायनामिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जब हम हीट को किस में पढ़ते हैं, मोशन में पढ़ते हैं। थर्मोडायनामिक्स क्या है हमारे पास, थर्मोडायनामिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जब हम हीट को किस में पढ़ते हैं, मोशन में। जैसे कि ना अपन दोनों हाथ को रब करते हैं तो हीट क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। मतलब एक तरीके से अपने पास क्या जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है अपने पास। इसमें सबसे पहली कंडीशन क्या आती है, थर्मल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब अपने पास क्या है कि भाई जैसे अपने पास ये मानो कोई दो ऑब्जेक्ट है, ये कोई दो ऑब्जेक्ट हैं। हमने कहा थर्मोडायनामिक्स का मतलब है जब तक इनकी हीट क्या ना हो जाए, बराबर नहीं हो जाए। जब इनकी हीट बराबर हो जाती है, जैसे मान लो इसका टेम्परेचर T1 और इसका टेम्परेचर क्या है, T2 है। हीट बराबर होने के बाद इसका टेम्परेचर भी T हो गया और इसका टेम्परेचर भी क्या हो गया, T हो गया। दोनों का टेम्परेचर जब सेम हो जाता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। इसमें अपने पास दो तरीके की वॉल होती हैं, एक तो होती है एडियाबैटिक वॉल और एक अपने पास कौन सी वॉल होती है, डायाथर्मिक वॉल। दो वॉल होती हैं, कौन कौन सी, एक तो एडियाबैटिक वॉल होती है, दूसरी कौन सी होती है, डायाथर्मिक वॉल। एडियाबैटिक वॉल कौन सी होती है, देखो एडियाबैटिक वॉल वो वॉल होती हैं जहाँ से हीट का कंडक्शन ना हो। एडियाबैटिक वॉल कौन सी होती हैं, यानी एक तरीके की जो इंसुलेटिंग वॉल होती हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक वॉल। एडियाबैटिक वॉल कौन सी होती है, इंसुलेटिंग वॉल, यानी जहाँ से हीट पास ना हो सके। जैसे कि ये अपने पास कोई ए सिस्टम है, ठीक है, ये अपने पास कोई बी सिस्टम है। यहाँ बीच में जो वॉल है वो वॉल अपने पास कौन सी है, एडियाबैटिक वॉल है। मान लो वॉल कौन सी है, एडियाबैटिक वॉल है। तो ना तो ए का ट्रांसफर बी में होगा और ना ही बी का ट्रांसफर किस में होगा, ए में। तो एडियाबैटिक वॉल का मतलब क्या हुआ, एडियाबैटिक वॉल हमारे पास वो वॉल होती है जो अपने पास इंसुलेटिंग वॉल की तरह काम करती है, यानी जो हीट का फ्लो है ना वो उसमें क्या नहीं होता, अलाउ नहीं होता। उसके बाद कौन सी वॉल आती है, डायाथर्मिक वॉल। डायाथर्मिक वॉल कौन सी होती है, जहाँ पे हीट का कंडक्शन अलाउ होता है, जहाँ पे हीट का कंडक्शन क्या हो जाता है, अलाउ होता है, वो हमारी कौन सी वॉल होती है, डायाथर्मिक वॉल होती है। सबसे पहले अपने चैप्टर का नाम क्या हो गया, थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स का मतलब क्या हो गया, ऐसी ब्रांच होगी फिजिक्स की जब हम हीट में मोशन में पढ़ते हैं। ज़्यादा डिटेल में ना जाके ऐसे समझ ले भाई, जैसे अपने दोनों हाथ है, दोनों हाथ को रब करेंगे तो उस टाइम बाद वो क्या हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं। यानी इस हाथ अपने जब रबिंग कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रही है, हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। उसमें हीट का ट्रांसफ़र जिस टेम्परेचर तक बराबर होता है उस कंडीशन को हम किस कैसी कंडीशन बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम की। उसके बाद हमारे पास दो तरीके की वॉल आती है। पहली वॉल कौन सी होती है, एडियाबैटिक वॉल। दूसरी वॉल कौन सी होती है, डायाथर्मिक वॉल। एडियाबैटिक वॉल वो होती हैं जो इंसुलेटिंग होती है, यानी जिसमें से हीट का ट्रांसफ़र ना हो। जिसमें से हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो वो हमारी कौन सी वॉल होती है, एडियाबैटिक। और जिसमें से हीट का ट्रांसफ़र हो वो हमारी कौन सी हो जाती है, डायाथर्मिक वॉल। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लॉ आता है हमारे पास, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या आता है अपने पास, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास क्या होता है, जीरोथ लॉ का मतलब होता है कि जैसे ये तीन सिस्टम है, ध्यान से देखना, ये ए है, ये बी है और ये मान लो सी है। अब ए है ना वो थर्मल इक्विलिब्रियम में सी के साथ। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, बराबर। इसका मतलब इसका टेम्परेचर अगर टी है तो इसका टेम्परेचर भी हमारे पास क्या है, टी है। दूसरा ये जो बी है इसका टेम्परेचर भी क्या है, टी। ध्यान से समझना, ए है ना ये थर्मल इक्विलिब्रियम में किसके साथ, सी के साथ, और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में किसके साथ है, सी के साथ। ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि अगर कोई दो सिस्टम एक कॉमन सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी ए और बी ये दोनों सी के साथ है, तो सी क्या हो गया, कॉमन हो गया ना। अगर कोई दो सिस्टम एक कॉमन सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में है तो ऐसे लॉ को हम कैसा लॉ बोलते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कैसे, जैसे देखो इस चीज़ को समझना, हमने क्या बनाया, जीरोथ लॉ। तो अब मैं एक और चीज़ बता रही हूँ, ये मान लो ए सिस्टम है, ये हमारा कैसा सिस्टम है, बी सिस्टम है, ठीक है। इसके बीच में मैंने वो लगा दी एडियाबैटिक, ये कौन सी वोल है, यहाँ लिख देती हूँ, कौन सी वोल होगी अपनी, एडियाबैटिक। यहाँ पे लगाई डायाथर्मिक, यहाँ क्या लगा दी, डायाथर्मिक। और ये हमारा सी सिस्टम है, ये जो वॉल है ना, ये वॉल ऐसे मान लो, ये वॉल कौन सी है, डायाथर्मिक है। अब एक बात है, हीट में जो गैसेस हैं वो ए में है जो वो सी तक जाएंगी, बी में है वो सी तक जाएंगी। कारण क्योंकि डायाथर्मिक वॉल वो होती है जहाँ पे हीट का कंडक्शन होता है। इसका मतलब ए से कहाँ जाएंगी, सी में, और बी से भी कहाँ जाएंगी, सी में। इसका मतलब ए हमारे साथ इक्विलिब्रियम में किसके साथ, सी के साथ, बी भी इक्विलिब्रियम में किसके साथ, सी के साथ। तो अंडरस्टूड है ए और बी भी क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, भले ही इनके बीच में कैसी वॉल हो,
एडियाबेटिक बोलो भाई, मान लो इसका टेम्परेचर T1 था, इसका टेम्परेचर T2 और इसका टेम्परेचर क्या है T3 है। जब ये इसके साथ इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम का मतलब इनका टेम्परेचर कॉमन हो गया। ऐसे ही जब ये इसके साथ इक्विलिब्रियम होगा तो इनका टेम्परेचर कॉमन हो गया। इसका मतलब तीनों का टेम्परेचर क्या हो गया, कॉमन हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, जीरोथ लो। तो जीरोथ लो क्या कहता है कि अगर कोई दो सिस्टम एक कॉमन सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में है तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अपने पास इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा कौन सा लो था, जीरोथ लो। अब बात करेंगे टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर अपने पास क्या होता है, यानी जो हमें गर्म या ठंडे के बारे में बताता है। इसका मतलब जो ये बताता है कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, यानी गर्म कितना और ठंडा कितना है, वो हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर होता है। वो हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर होता है। ठीक है, ये कौन सा लो था अपना, क्या नाम है इसका, थर्मोडायनेमिक लो था, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ यही कहता है कि अगर कोई दो सिस्टम एक कॉमन सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में है तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास आता है, ये तो आपको पता है कि गैस इक्वेशन होती है हमारे पास, क्या होती है गैस इक्वेशन। वो क्या होती है, PV इज इक्वल टू NRT। P का मतलब क्या है हमारे पास, प्रेशर। V का मतलब क्या है, वॉल्यूम। N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल। R का मतलब क्या है, गैस कांस्टेंट। और T का मतलब हमारे पास क्या है, टेम्परेचर। तो PV इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, NRT होता है। ठीक है, गैस इक्वेशन होती है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे जैसे आता जाएगा। उसके बाद हमारे पास दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है। एक तो होता है हमारी एक्सटेंसिव, है ना, और एक अपनी होती है इंटेंसिव। दो टाइप की प्रॉपर्टी बताई, कौन कौन सी, एक तो हमारी एक्सटेंसिव होती है, दूसरी हमारी कौन सी होती है, इंटेंसिव होती है। तो एक्सटेंसिव क्या होती है, एक्सटेंसिव मतलब बाहर है। देखो एग्जिट मतलब क्या होता है, बाहर होता है। एग्जिट मतलब क्या होता है, बाहर होता है। तो एक्सटेंसिव का मतलब ऐसे समझो कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो साइज ऑफ सिस्टम के साथ चेंज होती है। भाई बाहर की चीज़ें बदलती रहती है ना, अंदर तो एक बार बदल गई तो ठीक है। एक्सटेंसिव क्या हो गया, जो साइज ऑफ सिस्टम के साथ क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और ये कभी भी नहीं क्या होती, चेंज नहीं होती। ये कभी क्या नहीं होती, हमारे पास चेंज नहीं होती। वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। वो कौन सी होगी अपने पास, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। जैसे बात करें बदलने को, कौन कौन बदल सकता है, वॉल्यूम हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, ये तो अपनी कौन सी होती है, एक्सटेंसिव। जबकि जो प्रेशर है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है, ये हमारी कैसी प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी होती है अपनी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसके बाद अपने पास आता है एक की क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्या होता है, कौन सा प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जो काफ़ी स्लो होता है, एक ऐसा प्रोसेस जो काफ़ी स्लो होता है। वो कैसा प्रोसेस, उसका नाम हमारे पास क्या होता है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जो कि बहुत स्लो होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। एक बार यहाँ तक देखना, सबसे पहले क्या हो गया, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या हो गया, ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जब हम हीट को किसमें पढ़ते हैं, मोशन में। फिर क्या आता है, थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी जब टेम्परेचर बराबर हो जाता है ऐसी कंडीशन को क्या बोल देते हैं अपन, थर्मल इक्विलिब्रियम। फिर कौन सी वोल आती है, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक वोल होती है जो इंसुलेटिंग वोल होती है, यानी जिसमें से हीट का ट्रांसफर ना हो। डायाथर्मिक, जिसमें से इजीली हीट का ट्रांसफर हो जाए। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि अगर कोई दो सिस्टम एक अलग सिस्टम के साथ कॉमन इक्विलिब्रियम में है तो वो आपस में भी क्या होंगे, इक्विलिब्रियम होंगे। जैसे ए है ना, सी के साथ था और बी भी सी के साथ था, तो ए और बी आपस में भी क्या हो जाएंगे, कांटेक्ट में। इस लॉ को हम कौन सा लॉ बोलते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसे इसकी बात करें, यहाँ पे ए और बी के बीच में हमने कौन सी वोल लगाई, एडियाबैटिक वोल। एडियाबैटिक वोल का मतलब है कि ए के मॉलिक्यूल इसमें नहीं जाएंगे, बी के मॉलिक्यूल इसमें नहीं आएंगे। ए के मॉलिक्यूल सी में जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कैसी वोल है, डायाथर्मिक। बी के भी सी में जा सकते हैं। तो ए का रिलेशन हो गया सी के साथ, बी का भी रिलेशन किसके साथ हो गया, सी के साथ। तो इसका मतलब ए और बी आपस में क्या होंगे, इक्विलिब्रियम होंगे। फिर हमने पढ़ा कि टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कोई चीज़ कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, वो हमारा क्या होता है, टेम्परेचर। उसके बाद क्या आती है, गैस इक्वेशन। PV इज इक्वल टू NRT हमारी क्या होती है, गैस इक्वेशन। P का मतलब क्या हो गया हमारा, प्रेशर। V का मतलब वॉल्यूम। R का मतलब गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 8.314, ये आगे आगे जब बता दूंगी। और T हमारा क्या होता है, टेम्परेचर। उसके बाद हमारे पास दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है। एक तो कौन सी होती है अपनी, एक्सटेंसिव, और दूसरी कौन सी होती है, इंटेंसिव। एक्स मतलब बाहर से याद रख लेना, जो साइज ऑफ सिस्टम के साथ चेंज होती है वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव। और जो चेंज ना हो वो कौन सी होती है, इंटेंसिव। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कौन सा होता है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। ठीक है, अब अपने पास स्टार्ट होता है मेन। हमारे पास क्या आता है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। क्या आते हैं अपने पास, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। हमारे पास 4 टाइप के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं, इंपॉर्टेंट है, जिस पे पूरी थर्मोडायनेमिक्स बेस है। सबसे पहला प्रोसेस होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। सबसे पहला कौन सा होता है, आइसोथर्मल। इसके बाद हमारे पास कौन सा प्रोसेस होता है, एडियाबैटिक। और तीसरा अपना कौन सा होता है, आइसोबारिक। और चौथा कौन सा होता है अपना,
आइसोकोरिक बोल दो इसको, या फिर इसको बोल देते हैं आइसो वॉल्यूमिक, या टॉनिक भी इसी का ही नाम होता है, ठीक है। सबसे पहला कौन सा प्रोसेस है, पहले तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कितने हमारे पास 4 हैं। कौन सा हो गया, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, इसी का नाम क्या, आइसोवॉल्यूमिक। आइसोथर्मल, थर्मल वर्ड का मतलब क्या था, टेम्परेचर, यानी जिस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जिस प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर, वो कौन सा होता है अपना, आइसोथर्मल। अब अगर मैं एडियाबैटिक की बात करूँ तो एडियाबैटिक क्या था, जिसमें से हीट का ट्रांसफर नहीं होता, इसका मतलब जिसमें हीट कांस्टेंट रहती है वो कौन सा प्रोसेस होता है, एडियाबैटिक। बारिक, बार किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की यूनिट होती है ना, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहे, जिसमें क्या कांस्टेंट रहे, प्रेशर कांस्टेंट रहे, वो कौन सा प्रोसेस होता है, आइसोबारिक। और आइसोकोरिक, आइसो वॉल्यूम का मतलब क्या है, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, जिसमें क्या कांस्टेंट है, अपनी वॉल्यूम। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कितने हो गए, 4 हो गए। सबसे पहला कौन सा हुआ, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। नाम से याद करो, थर्मल का मतलब क्या था, टेम्परेचर, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है वो कौन सा प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल। एडियाबैटिक वोल से याद रख लो, हीट का ट्रांसफर नहीं होता, जिसमें हीट कांस्टेंट रहे वो कौन सा प्रोसेस होता है, एडियाबैटिक। और बार किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहे वो कौन सा है, आइसोबारिक। और जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहे वो अपना कौन सा होता है, आइसोकोरिक। जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है वो हमारा कौन सा प्रोसेस होता है, आइसोकोरिक। अब एक एक चीज़ ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का हमें एक ही मीनिंग समझ में आया, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये हमारा कौन सा होता है, आइसोथर्मल होता है। ये कौन सा होता है अपना, आइसोथर्मल। इसका मतलब इसमें एक्सचेंज ऑफ हीट अलाउ होता है, फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ हीट होता है। भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है, रहने तो टेम्परेचर कांस्टेंट, पर हीट का क्या होता है, अलाउ होता है। जैसे कि इसकी 2 कंडीशन है, आइसोथर्मल की 2 मेन कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि जो वोल्स हैं वो कंडक्टिंग होनी चाहिए। कारण पता चल गया, हीट का जब एक्सचेंज होता है तो वोल कैसी होनी चाहिए, कंडक्टिंग होनी चाहिए। दूसरी चीज़, ये प्रोसेस स्लो होना चाहिए। प्रोसेस कैसा होना चाहिए, स्लो होना चाहिए। कारण ताकि इसको टाइम मिले हीट को चेंज करने का, इसको क्या मिले, टाइम मिले हीट को चेंज करने का। जैसे अगर अपन बात करें बॉइलिंग प्रोसेस की, किसकी बात करें, बॉइलिंग प्रोसेस हो गया, मेल्टिंग प्रोसेस हो गया, ये हमारे कैसे प्रोसेस है, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल के बारे में अपन क्या समझे, आइसोथर्मल वो प्रोसेस है जहाँ पे हीट का एक्सचेंज होता है। इसका मतलब इसकी 2 मेन कंडीशन है। एक तो अपने पास इसकी वोल कैसी होनी चाहिए, कंडक्टिंग। दूसरा, ये प्रोसेस कैसा प्रोसेस होना चाहिए, स्लो होना चाहिए। स्लो होने का रीज़न क्या है कि इसको टाइम मिले हीट को चेंज करने का, इसको क्या मिले, टाइम मिले कि हीट चेंज हो जाए। एग्जाम्पल हो गया बॉइलिंग प्रोसेस हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ये सारे क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल हो गए। अपने पास इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखना, आप ध्यान से देखना। गैस इक्वेशन मैंने क्या बताई थी, PV इज इक्वल टू nRT। मैंने बोला था कि P तो क्या है, प्रेशर, V क्या है, वॉल्यूम, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, R अपना क्या होता है, गैस कांस्टेंट, T अपना क्या होता है, टेम्परेचर। अब हमने क्या बोला कि आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जिसमें टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। यानी ये चीज़ क्या होगी, कांस्टेंट। इसकी भी वैल्यू फिक्स होती है, नंबर ऑफ मोल भी फिक्स हो गए। तो PV इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। तो जब भी पूछा जाए कि आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन क्या है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या होती है अपने पास, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम, कि अगर आइसोथर्मल चेंज है तो आप ये बताओ कि उसके लिए स्पेसिफिक हीट क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि जो आइसोथर्मल है उसके लिए स्पेसिफिक हीट क्या होगी। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है, सिर्फ इतना याद रख लो, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T। हिंट इतना याद रखो कि अपन जब एक टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो अपने पास हीट में कुछ इंक्रीज़ होता है। इसी इंक्रीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। हमने क्या बोला कि स्पेसिफिक हीट आइसोथर्मल प्रोसेस की इनफाइनाइट होती है, बस इतना याद रखना है अपन को। तो स्पेसिफिक हीट आइसोथर्मल प्रोसेस की क्या होती है, इनफाइनाइट। अगर रीज़न पूछे तो क्यों, डेल्टा T कांस्टेंट हो गया ना, कांस्टेंट का मतलब 0, और 1/0 हमारा क्या होता है, इन्फिनिटी। तो सिर्फ इतना याद रखना, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि जो स्पेसिफिक हीट होती है आइसोथर्मल प्रोसेस की, वो हमारी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। अगर आइसोथर्मल में ग्राफ बनते हैं, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या बन रहा है, ग्राफ बन रहा है, तो इस ग्राफ को अपन क्या बोलते हैं, आइसोथर्म कर्व। इस ग्राफ को क्या बोला जाता है, आइसोथर्म
कर्व, ठीक है। जैसे मान लो टेम्परेचर T1 है, टेम्परेचर T2 है, टेम्परेचर T3 है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन, जैसे जैसे दूर जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर क्या होता जाएगा अपना, इंक्रीज हो जाएगा। ये सारा किसके बारे में था, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल के बारे में हाँ क्या क्या चीज़ हुई आइसोथर्मल के बारे में, एक्सचेंज ऑफ हीट हो सकता है, वॉल कैसी होनी चाहिए, कंडक्टिंग होनी चाहिए, ये प्रोसेस स्लो होना चाहिए ताकि टाइम मिले उसको एक्सचेंज करने का। एग्जाम्पल क्या हो गया, बॉइलिंग प्रोसेस हो गया, मेल्टिंग प्रोसेस हो गया, ठीक है। इक्वेशन क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बस ये याद रखनी है। आइसोथर्मल की इक्वेशन क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आइसोथर्मल के लिए स्पेसिफिक हीट हमारे पास क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। इसका रीजन हो गया, फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक हीट का। ये जो कर्व बनता है क्या होता है, आइसोथर्मल कर्व। कई बार ग्राफ बना के पूछ लेते हैं कौन सा टेम्परेचर हाई रहता है, इसे याद रखना, जितना दूर जाता जाएगा उतना टेम्परेचर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। एक और बता देती हूँ मैं, एडियाबैटिक कर्व कौन सा आता है, सॉरी एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। एडियाबैटिक क्या हो गया, प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा, सबसे पहले तो हमने बताया कि एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारे पास हीट क्या रहेगी, कांस्टेंट। एडियाबैटिक में हीट अपनी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसकी दो कंडीशन क्या है, इसकी वॉल होनी चाहिए इंसुलेटिंग ताकि हीट क्या रहे, कांस्टेंट, और ये प्रोसेस सडन होना चाहिए, मतलब अचानक होना चाहिए। जैसे टायर का फटना है, ब्रस्टिंग ऑफ टायर, ठीक है, यानी जब हमारा टायर फटता है तो वो कैसे एग्जाम्पल है, एडियाबैटिक का है, ठीक है। या फिर अपन क्या बोल सकते हैं कि जैसे कि साउंड की कोई भी साउंड का प्रोपोगेशन होता है एयर में, गैसेज में, वो सब क्या अपना एडियाबैटिक है। तो एडियाबैटिक के बारे में क्या समझ में आया, एडियाबैटिक वो प्रोसेस है जहाँ पे हीट क्या रहती है अपनी कांस्टेंट। एडियाबैटिक कौन सा है, एडियाबैटिक वो प्रोसेस है जहाँ पे हीट क्या रहती है, कांस्टेंट। हीट कांस्टेंट रहने का मतलब इसकी दो कंडीशन होगी, एक तो वॉल कैसी होनी चाहिए, इंसुलेटिंग, दूसरा ये कैसा प्रोसेस होना चाहिए, सडन प्रोसेस होना चाहिए। सडन प्रोसेस हो गया ब्रस्टिंग ऑफ टायर। अब इसकी इक्वेशन सबसे मेन है एडियाबैटिक की। एडियाबैटिक की इक्वेशन हमारे पास होती है पी वी गामा इज इक्वल टू के। पी इज द प्रेशर, वी इज द वॉल्यूम, के इज द कॉन्स्टेंट। और ये जो गामा है, ये गामा हमारे पास होती है, रेशो होता है। गामा क्या होता है, रेशो होता है किस किस का, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। एक तो कहाँ पे होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये आएगा अपना अगले मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आता है चैप्टर। गामा इज इक्वल टू सी पी अपॉन सी वी, इतना याद रखो। ये अपने पास रेशियो होता है किस किस का, अभी मैंने बताया था स्पेसिफिक हीट को, देखो यहाँ पे अपन स्पेसिफिक हीट को किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट कर रहे थे ना। अगर पी लिख दिया इसके नीचे तो मतलब कांस्टेंट प्रेशर, वी लिख दिया तो वॉल्यूम। तो गामा क्या होता है, हमारा रेशियो होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इसके लिए मैं और इक्वेशंस बना सकती हूँ। भाई हमने क्या बोला कि पी वी गामा क्या होता है, क्या होता है, पर हमें तो ये भी पता है कि पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, आर टी होता है। अगर मैं पी की वैल्यू निकालूँ तो पी की वैल्यू क्या निकलेगी, आर टी अपॉन वी। इस इक्वेशन में पुट करें, इक्वेशन क्या है, पी वी गामा इज इक्वल टू के। पी की जगह रखो आर टी अपॉन वी, वी गामा इज इक्वल टू के। ये जब वी ऊपर जाएगा मतलब ऐसे हो जाएगा ना, आर टी यहाँ कर देती हूँ, वी गामा और वी ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, -1। तो अपने पास डायरेक्ट लिख दूँ वी गामा -1 इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। हमें पता है आर भी हमारा क्या कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट ही तो है। तो टी वी गामा -1 इज इक्वल टू क्या हो गया, के बाई आर। कंप्लीट भी कांस्टेंट हो गया। तो टी वी गामा -1 किसके बराबर हो गया, कांस्टेंट। दूसरी एडियाबैटिक की इक्वेशन ये है। एडियाबैटिक की 2-3 इक्वेशन है। पहली इक्वेशन क्या है, पी वी गामा इज इक्वल टू के। गैस इक्वेशन से हमने क्या निकाली, पी की वैल्यू, ये पी की वैल्यू यहाँ पुट की और अपने क्या निकाला, टी वी गामा -1। थर्ड चीज़ हम क्या करेंगे, थर्ड हम वी की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से वी की वैल्यू क्या निकलेगी, आर टी अपॉन पी। वी की वैल्यू क्या निकली, आर टी अपॉन पी। इस इक्वेशन में पुट कर दिया अपने पास। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो अपने पास इक्वेशन लिख लेती हूँ पहले मैं, पी वी गामा इज इक्वल टू के। पी वी की जगह पुट करेंगे आर टी अपॉन पी, गामा इज इक्वल टू के। पी इसको लिखेंगे आर गामा, टी गामा, पी गामा इज इक्वल टू क्या हो गया, के। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 माइनस गामा, यहाँ पावर 1 थी ना, ये गामा ऊपर जाएगा तो माइनस आर गामा टी गामा इज इक्वल टू के। हमें पता है कांस्टेंट है, तो P1 माइनस गामा टी गामा इज इक्वल टू क्या हो गया अपना, कांस्टेंट। ये इसकी थर्ड इक्वेशन आ गई। एडियाबैटिक की 3 इक्वेशन निकली। पहली इक्वेशन पी वी गामा इज इक्वल टू के, दूसरी इक्वेशन टी वी गामा, ये अपन को ये डेरिवेशन याद नहीं रखना टेस्ट के लिए, सिर्फ डायरेक्ट इक्वेशन याद रख। पी वी गामा इज इक्वल टू क्या होता है, के। दूसरी इक्वेशन टी वी गामा -1 क्या होता है, कांस्टेंट। तीसरी इक्वेशन P1 माइनस गामा, टी गामा क्या होता है, कांस्टेंट। न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग देखना, जो जो वैल्यूज़ दी हो ना वो वैल्यूज़ में यूज़ कर देना। इसमें एक और बता देती हूँ, फिर अपना आइसोथर्मल और एडियाबैटिक थोड़ा सा खत्म हो जाएगा, वर्क डन बचेगा। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का स्लोप क्या होता है, भाई हमने पढ़ा कि आइसोथर्मल की इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल टू के। अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ तो क्या होगा, पी डी वी। एक बार पी तो ऐसा कैसा, वी का डिफ्रेंशिएशन, अब वी ऐसा कैसा, पी का डिफ्रेंशिएशन डी पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का 0। पी डी वी किसके बराबर हो गया, माइनस ऑफ वी डी पी, ठीक है। तो डी पी अपॉन डी वी की वैल्यू क्या आ गई, -P अपॉन वी।
dp अपॉन dv को हम बोलते हैं स्लोप, dp अपॉन dv को क्या बोलते हैं स्लोप। ये स्लोप तो मैंने किसका निकाला, आइसोथर्मल का। एडियाबैटिक का कैसे निकालेंगे, पी वी गामा क्या होता है कि डिफ्रेंशिएशन करें, पी एज इट इज, वी गामा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, गामा आगे आ गया वी गामा -1, पी का क्या हो गया अपने पास पी रह गया, फिर वी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा इसका डी वी प्लस वी गामा एज इट इज़, और पी का क्या हो गया डी पी इज इक्वल टू 0। इसको भी सोल्व करेंगे, डायरेक्ट लिख दूँ, एक बार सोल्व करके देखना, डी पी अपॉन डी वी सोल्व करेंगे, और नहीं भी सोल्व होना तो कोई दिक्कत नहीं, अपन को रिजल्ट याद रखना है कि स्लोप आइसोथर्मल का तो क्या होता है -p/v, और जो एडियाबैटिक होता है उसका क्या होता है गामा टाइम्स होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे पास आइसोथर्मल के स्लोप में और एडियाबैटिक के स्लोप में क्या रिलेशन है, किस किस में, आइसोथर्मल के और एडियाबैटिक के। तो आइसोथर्मल का स्लोप गामा टाइम्स होता है, देखो मतलब सॉरी एडियाबैटिक का स्लोप गामा टाइम्स होता है किसके स्लोप से, आइसोथर्मल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है यहाँ पे कौन सा है कि हमारे पास ये बन गया, इधर प्रेशर है, इधर क्या हो गया वॉल्यूम हो गया। एक्सपेंशन के केस में अपन को 2 कर्व बना के दे दिए, ऐसे बोले ये पूछेगा कि कौन कौन सा है, तो याद रखना एक्सपेंशन में आइसोथर्मल हमेशा ऊपर होता है, एडियाबैटिक हमेशा क्या होता है नीचे। जबकि अगर मैं बात करूँ कंप्रेशन की, कंप्रेशन में एडियाबैटिक हमेशा ऊपर होता है और आइसोथर्मल हमेशा क्या होता है नीचे। एरो की तरफ भी ध्यान देना, मैं इसको थोड़ा सही से बना देती हूँ, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पे अपना ऊपर क्या होगा एडियाबैटिक और नीचे क्या होगा आइसोथर्मल, ये याद रखना। एक्सपेंशन है तो ऊपर क्या आएगा आइसोथर्मल, कंप्रेशन है तो ऊपर क्या आएगा एडियाबैटिक। जो इसका स्लोप होता है वो कितना टाइम स्ट्रॉन्गर, मतलब कितना टाइम्स होता है ज़्यादा, गामा टाइम्स होता है। फिर आइसोथर्मल की कल आइसोथर्मल का वर्क डन और एडियाबैटिक की सब बता दूंगी, और फिर जो जो टॉपिक है वो उसको श्रेया को भेज देना, मुझे बता देगी।